लोकोमोशन इन द वर्टिब्रेट्स से कुछ हमने पढ़ा था, यानी कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स को हमने पढ़ लिया था। आज है लोकोमोशन इन द एयर, यानी कि बर्ड्स के अंदर, कि बर्ड लोकोमोट कैसे करते हैं एयर के अंदर, हवा के अंदर। क्या वजह है? पहला हम कहते हैं बोन्स आर लाइटर इन द वेट, हड्डियां इनकी खोखली हैं, वजन उनका कम है। क्यों? ड्यू टू एयर स्पेसिस इन द बोन्स। हड्डियां खोखली हैं, एयर स्पेसिस हैं, वजन हल्का हो गया, इसलिए आसानी के साथ अपने जिस्म को ये उठा सकते हैं, उड़ सकते हैं। फोर लिम्स, अगले अज़ा, आर चेंज्ड इनटू द विंग्स। अगले जो अज़ा हैं इनके, वो विंग्स में, परों में तब्दील हो चुके हैं। विद स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स यानी कंधे वाले जो मसल्स हैं, कंधे इनके बड़े मजबूत हैं, पेक्टोरल मसल्स बड़े मजबूत हैं, इसलिए वो ज्यादा देर तक विंग्स के जरिए उड़ सकते हैं, जल्दी थकावट का शिकार नहीं होते। स्टर्नम हैज मॉडिफाइड इनटू कील। स्टर्नम चेस्ट बोन, चेस्ट बोन जो है वो कील में तब्दील हो चुकी है। कील क्या है? अगर आप बर्ड्स को देखें ना, बर्ड्स के नीचे वाली जो हड्डी होती है ऐसे तकून शेप होते हैं, तकून शेप, जैसे कश्ती का नीचे वाला हिस्सा होता है, तो बर्ड्स की तकून शेप चेस्ट बोन है, और उसके साथ आकर मसल्स, पेक्टोरल मसल्स, कंधे वाले जो मसल्स है वो आकर अटैच होते हैं, और इसलिए ज्यादा पावरफुल इनका स्ट्रोक होता है और आसानी के साथ ये उड़ सकते हैं। तो चेस्ट बोन कील में तब्दील हो चुकी है, और कील के साथ उसके विंग्स वाले मसल्स, कंधे वाले मसल्स यानी कि पेक्टोरल मसल्स, वो आकर अटैच होते हैं कील के साथ। बॉडी इज कवर्ड विद द फीदर्स, जिस्म के ऊपर उसके बहुत सारे पर लगे हुए हैं। फीदर्स ऑफ द विंग्स प्रोवाइडेड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द फ्लाइट। तो जो उसके विंग्स के फीदर हैं उसका सरफेस एरिया ज्यादा बनता है, इसलिए वो आसानी के साथ उड़ सकते हैं। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन्ड। स्ट्रीमलाइन्ड या स्पिंडल शेप बॉडी कौन सा होता है? जो जिस्म शुरू और आखिर से पतला हो और दरमियान से मोटा हो, जैसे कि बर्ड्स होते हैं। पहले उसका हेड है, उसकी लॉन्ग एक नेक है, जिसम पतला हो गया, तो उसका धड़ थोड़ा सा मोटा हो गया, फिर टेल वाले साइड में फिर पतले हो जाते हैं। जिसम स्पिंडल शेप है ताकि एयर की रेजिस्टेंस, हवा का असर, हवा की रगड़ जिसम के ऊपर कम से कम लगे। एरोप्लेन इन्हीं को देख के बनाया गया। उसका शुरू वाला हिस्सा पतला होता है, फिर मोटा लंबा हो जाएगा, फिर उसके दो विंग लगे होते हैं, बर्ड्स के विंग्स की तरह। बर्ड शो टू टाइप्स ऑफ द फ्लाइट। लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। टू टाइप्स की फ्लाइट है, और फ्लाइट कौन सी है? एक होती है पैसिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट क्या है? उसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग। बगैर परों को फड़फड़ाए, बगैर परों को फड़फड़ाए, परों को फैलाकर देर तक उड़ते रहना, ये ग्लाइडिंग है। तो ग्लाइडिंग मीन परों को फैलाकर बगैर फड़फड़ाए वो उड़ते रहना, ये ग्लाइडिंग है। जैसे कि चील को आपने देखा है, या वल्चर्स, गिद्ध ऐसा करते हैं। तो चील वगैरह के जो विंग्स हैं बहुत ही लंबे होते हैं, और वो ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, वो तैरते हैं हवा के अंदर। द विंग्स एक्ट एज एरोफाइल्स। वो कहते हैं ये जो बर्ड्स हैं जो ग्लाइडिंग करते हैं, उनके विंग्स एरोफाइल के तौर पर काम करते हैं। एरोफाइल क्या होता है? एनी स्मूथ सरफेस विच कैन मूव थ्रू द एयर। इनके पर बिल्कुल नरम मुलायम होते हैं, फट्टे की तरह, फट्टे की तरह हवा के अंदर इनके जो विंग्स हैं वो उड़ते हैं। तो एरोफाइल के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ये परों को फैला लेते हैं बिल्कुल स्मूथ मुलायम उस फटे की तरह, और हवा के दोष के ऊपर जो उड़ते हैं। द स्पीडी एयर ओवर द सरफेस ऑफ द विंग्स गिव द लिफ्ट। हाँ, ये एक असल बात है। जब उसने परों को फैलाया हुआ है ऐसे यूं करके, जब पर उसने अपने फैलाए हुए हैं, तो जो उसके पर के ऊपर हवाएं सोचे वो उसको सहारा देगी, या नीचे वाली हवा उसको सहारा देगी, क्योंकि हवा उसके ऊपर नीचे से क्रॉस हो रही होती है, स्पीड से क्रॉस हो रही है। आप कहेंगे सर जो नीचे वाली हवा उसको सहारा देती है, नहीं, जो ऊपर से हवा क्रॉस हो रही है, स्पीड से जा रही है, वो उसको अपलिफ्ट देती है, उसको खींच के रखती है,
اس کو सहारा दे रही होती है। ये कैसे सहारा देगी उसको? ये क्या बात हुई भाई? हम तो यही सोचते हैं कि जो हवा नीचे से क्रॉस हो रही है वो उसको सहारा दे रही है। नहीं, जो हवा ऊपर से क्रॉस हो रही है वो उसको सहारा देती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है आपसे? कि स्पीड एंड द प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड एंड द प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड ऑफ द एयर, वो आपको समझाता है ऐसे बाज़ औक़ात हम सड़क किनारे खड़े हुए हैं और एक स्पीड से बस गुजरी है तो आपको खड़े खड़े झटका लगता है और आप उस गाड़ी की तरफ, सड़क की तरफ जैसे गिरते हो, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं। ये बर्नौली इक्वेशन है। या जब आप खड़े होते हैं प्लेटफार्म के ऊपर, जब प्लेटफार्म के ऊपर खड़े होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप बिल्कुल प्लेटफार्म के एज के ऊपर खड़े ना हो, किनारे पे खड़े ना हो आप। क्यों? जब स्पीड से ट्रेन आएगी तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपके जिस्म के पीछे प्रेशर कम है, पीछे कम है, पीछे जा, पीछे आपका प्रेशर बल्कि ज्यादा है, सॉरी। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेन आ रही है, ये आप खड़े हुए, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगी तो आप और स्पीड के दरम्यान में प्रेशर कम हो जाएगा। जिस्म के पीछे प्रेशर ज्यादा है, हवा का प्रेशर आपके जिस्म के पीछे ज्यादा है, जबकि आपके और ट्रेन के दरमियान में जो प्रेशर है वो कम हो गया है। देखो ना, स्पीड से ट्रेन आ रही है, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर यहाँ आपके और ट्रेन के दरमियान में कम हो जाएगा। तो जो स्पीड से ट्रेन आ रही है, प्रेशर यहाँ आप और ट्रेन में कम हुआ, जबकि बॉडी के पीछे प्रेशर ज्यादा। जब पीछे से आपको प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, धक्का मिलेगा, तो आप ट्रेन की पटड़ी के ऊपर, ट्रेन के ऊपर गिर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यही वही बात है, जब स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही बात आपसे कहते हैं, जो एयर ऊपर से क्रॉस हो रही है, स्पीड उसकी ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से उस विंग्स और एयर के दरमियान में प्रेशर कम हो गया। स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए वो हवा ऊपर वाली उसको खींच के रखती है, उसको अपलिफ्ट देती है, उसको सहारा दे रही होती है। बात समझ आई है कि जो एयर विंग्स के ऊपर से क्रॉस होती है उसकी स्पीड ज्यादा, लेकिन एयर और विंग्स के दरमियान में प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए अपर एयर उसके जिस्म को, विंग्स को खींच के रखती है, उसको सहारा देती है। ये ग्लाइडिंग हो रही होती है। दूसरी एक्टिव फ्लाइट। एक्टिव फ्लाइट में फ्लैपिंग हो रही होती है, परों को फड़फड़ा रहे होते हैं, परों को फड़फड़ाना फ्लैपिंग है, एक्टिव फ्लाइट है। The upward air currents give little or no support. The air flows more quickly over the current surface. It reduces the pressure over the wings as compared to the below the wings. ये क्या कहता है आपसे? ये क्या कहना चाहता है? इधर आओ। ये ग्लाइडिंग हो रही है, ये परों को फैलाकर वो ग्लाइडिंग करता जा रहा है। ये फ्लैपिंग हो रही है, एक दफा उसके विंग्स नीचे आ रहे हैं और एक दफा उसके विंग्स ऊपर जा रहे हैं। जरा गौर करें, जब उसने विंग्स को ऊपर उठाया होता है उसका जिस्म नीचे को आ रहा है, जब उसने विंग्स नीचे किए होते हैं बॉडी उसका ऊपर को जा रहा होता है। ये फ्लैपिंग हो रही है, ये फ्लैपिंग हो रही है। अब जरा इस सरफेस को देखिए आप, जब उसने पर ऊपर उठाए हुए हैं तो उस वक्त एयर जो ऊपर से क्रॉस हो रही है, कर्व सरफेस के ऊपर से क्रॉस हो रही है। अब भाई उसने पर ऊपर उठाए हुए हैं, कर्व्ड किए हुए हैं, वी शेप किए हुए हैं, तो उस वक्त जो एयर विंग्स के ऊपर से क्रॉस हो रही है उसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा तो वो जो प्रेशर है कम हो जाएगा, इसलिए वो एयर जाकर उसको सहारा दे। तो उसने आपको यही कहा था कि जो एयर ऊपर से क्रॉस हो रही है, कर्व सरफेस के ऊपर से जा रही है, उसकी स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम है। तो स्पीड ऊपर ज्यादा है और नीचे स्पीड उसकी कम है। तो जब ऊपर स्पीड ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, तो वो एयर उसको सहारा देगी, उसको नीचे गिरने से बचाएगी। ये फ्लैपिंग हो रही है। पहले हमने यहां पे कहा था, इसको आ जाओ,
ग्लाइडिंग में सेम उसी तरह जो एयर ऊपर से क्रॉस हो रही है उसकी स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा तो एयर और विंग्स के दरमियान में प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऊपर वाली हवा उसको खींच के रखेगी अपने पास, उसके जिस्म को नीचे गिरने से बचाएगी। जब फ्लैपिंग हो रही होती है, जब वो कर्व सर्फेस करेगा, वन विंग्स को ऊपर उठाएगा, तो एयर ऊपर से ज्यादा जल्दी क्रॉस होगी, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा और वो एयर उसको खींच के रखती है अपने पास। वही बात आपसे कहना चाहता था। ये पैसिव और एक्टिव फ्लाइट है, इनको लाजमी तैयार करना। ये क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा, ये लाजमी क्वेश्चन आने हैं। पैसिव फ्लाइट क्या होती है और एक्टिव फ्लाइट क्या होती है। नेक्स्ट उसके बाद है लोकोमोशन इन द मैमल्स। मैमल्स की लोकोमोशन आ गई है। मैमल्स ऑन द बेस ऑफ लोकोमोशन आर द 3 डिफरेंट टाइप्स। 3 तरह के होते हैं। प्लेंटीग्रेड्स, द मैमल्स विच वॉक ऑन देयर सोल, जो पूरा पांव का तलवा जमीन के ऊपर लगाते हैं। सोल भी जमीन के ऊपर है, आगे डिजिट्स, फिंगर वगैरह, थंब, वो भी जमीन के ऊपर। ऐसे हम रखते हैं अपना पांव, हमारा ऐसे पूरा पांव ऐसे जमीन के ऊपर आ रहा है, सोल भी आ रहा है, साथ फिंगर डिजिट भी आ रहे हैं। कौन है? प्लेंटीग्रेड्स है, जिसमें सो देयर पाम, रिस्ट, डिजिट all are more or less on the ground. For example, monkey, man, apes, ये monkey है, बिल मानस वगैरह, लंगूर जितने हैं, डियर, रीच वगैरह, उन्हें प्लेंटीग्रेड्स है। डिजिटिग्रेड्स, they tend to walk on their digits, कि डिजिट्स के ऊपर चलते हैं, फिंगर, थंब के ऊपर चलते हैं। जैसे एनिमल क्या करेंगे, अपने सोल को ऊपर उठा लेते हैं, सोल उनका ऊपर है, जो समझ लें, ये सोल ऊपर आया हुआ है और डिजिट ये वाली ये जमीन के ऊपर होती है ऐसे। जैसे कि वो कैट है, लाइन है, डॉग है, ये सारे कौन है? ये डिजिटिग्रेड्स है। दे रन फास्टर देन द प्लेंटीग्रेड्स, ये उनसे तेज दौड़ते हैं। इन दिस फर्स्ट डिजिट यूजुअली रिड्यूसेस आर कंप्लीटली लॉस्ट, पहला डिजिट या तो इनका होता नहीं है या छोटा हो चुका होता है। अब कैट है, लाइन है, डॉग, उनके पंजे के ऊपर गौर करना, वो कैसे नजर आते हैं आपको। रोडेंट्स, कुतर कुतर कर खाने वाले मैमल्स, जैसे कि गुलहरी वगैरह हो गया, चूहे हो गए, रैबिट्स, ये इसी के अंदर शामिल है। कैट, लाइन, डॉग भी इसी के अंदर आएगा। अंगुलीग्रेड्स, दे वॉक ऑन द टिप ऑफ द टोज एंड मॉडिफाइड इनटू द हूव्स। टिप ऑफ द टोज जो है, फिंगर की जो टिप है, उनके हूव्स में, सुम में, खुर में तब्दील हो चुकी है। जैसे गाय, भैंस, बकरी है, और करना, गाय, भैंस, बकरी में उसके सुम बने होते हैं आगे, उसके हूव्स हैं, वो सुम है उसके। एज डियर, जैसे कि वो हिरन है, कैटल, मवेशी वगैरह हो गए। शो स्विफ्टेस्ट मोड ऑफ लोकोमोशन, सबसे तेज दौड़ने वाले ये हैं। हालांकि चीता खड़ा हुआ है डिजिटिग्रेड्स के अंदर और हिरन खड़ा है अंगुलीग्रेड्स के अंदर। वैसे चीते से भी ज्यादा तेज हिरन दौड़ सकते हैं। जब हिरन तेज दौड़ रहे होते हैं तो उसकी एक एक क्लांच, एक एक छलांग, क्लांचें, छलांग कम से कम 3-3 मीटर की होती है। 3-3 मीटर का मतलब है कम से कम वो कितने हो गए, 9-10 फुट की छलांग मार रहे होते हैं हिरन। और ये तो चीता बड़ी मुश्किल से घात लगाकर, छुप कर जाकर अटैक करता है, वरना नहीं पकड़ सकता डिगर को वो। तो 3 कैटेगरी आ गई मैमल्स की। प्लेंटीग्रेड्स, तो पूरे सोल के ऊपर चलते हैं, मैन है, मंकीज है, एप्स है। डिजिटिग्रेड्स, तो डिजिट के ऊपर चलते हैं, जैसे रोडेंट्स, रैबिट वगैरह हो गए। अंगुलीग्रेड्स, ये टिप ऑफ द टोज उनके हूव्स में तब्दील हो चुकी है, वो डिगर है, कैटल है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक है एवोल्यूशन चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ द बोन्स एंड द रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिहाज से बोन्स के अंदर और उनकी तरतीब के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। इन द मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये जो वर्टिब्रेट के बड़े बड़े ग्रुप हैं, उनमें लोकोमोशन के लिहाज से उनकी बोन्स के अंदर
तरतीब के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियां आई हैं। पहले अडेप्टेशन इन द फिशेस। अगर फिशेस को देखा जाए, मोस्ट फिशेस प्रोपेल्ड, धकेलती हैं देयर बॉडीज बाय मसल कंडक्शन। मसल कंडक्शन की वजह से वो अपने बॉडी को खींचती हैं। एस बैंड शेप लोकोमोशन इसे कहते हैं, एस बैंड शेप। एस बैंड शेप क्या होती है? तो जैसे फिशेज हैं, एक दफा यूं जाएंगी, दूसरी दफा यूं आएंगी, ये एस बैंड शेप लोकोमोशन है। अगर इसने इधर को आना है, इस वक्त इसके इस साइड के मसल कांटेक्ट हो जाएंगे, ये मसल रिलैक्स हो गए। तो जब उसने उधर को आना होगा, अब उस साइड के मसल कांटेक्ट हो जाएंगे। ये अल्टरनेट कंटेक्शन ऑफ मसल और रिलैक्सेशन ऑफ मसल हो रही है। इसे कहते हैं एस बैंड शेप लोकोमोशन। ये एस बैंड शेप लोकोमोशन है जिसमें मसल की अल्टरनेट कंट्रैक्शन हो रही होती है। रिलैक्सिंग मूवमेंट है, लहरा के चलना, लहर मारते हैं। फिर टेट्रापोड, फिशेस के अलावा बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, वो टेट्रापोड है। टेट्रा मीन फोर, पोडा मीन लेग्स। उनके चार अज़ा होते हैं, चार उसकी टांगें बनती है। इनमें क्या क्या चेंजेस है? द लेग्स ऑफ एम्फीबियन रेप्टाइल्स अराइज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी। ये पहले भी मैंने कहा था कि जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं, उनकी जो लेग्स हैं उनके जिस्म से साइड से निकलती हैं ऐसे। तो साइड से निकलने की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, साइड से निकलती हैं ऐसे, तो ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते। इसमें एस रिगलिंग है, यानी कि वो लहरा के चलते हैं। जैसे अगर देखें गौर करके, तो लिजर्ड है वो कैसे चलती है, वो लहर मार रही होती है। या क्रोकोडाइल कैसे चलता है, वो लहराता है, वो एस रिगलिंग कर रहा होता है। गर्डल्स एंड लिम्स शो होमोलोगस आर्गन। जितने टेट्रापोड्स हैं, गर्डल्स में यानी कि पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, कंधे और कूल्हा वो गर्डल्स है। लिम्स है यानी कि फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, बाजू और टांगे। तो जितने टेट्रापोड्स हैं उनके जो गर्डल्स हैं और लिम्स हैं वो होमोलोगस है। होमोलोगस से मुराद है कि अंदर स्ट्रक्चर एक जैसा है, अनाटॉमी एक जैसी है, फंक्शन में फर्क है। ऐसे अज़ा जिनका स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट, जिनका स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट, वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस आर्गन। तो वही आपसे कहते हैं टेट्रापोड में होमोलोगस आर्गन है, गर्डल के और लिम्स के। फिर उनका फंक्शन डिफरेंट। जैसे हमारे अगले अज़ा चीजों को उठाने के लिए हमारे बाजू बने हुए हैं। कैट लाइन डॉग के अंदर उसकी वो लेग्स बनी हुई है, रनिंग और वॉकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बर्ड्स के अंदर उसके विंग्स बने हुए, वो फ्लाइट के लिए। तो फंक्शन डिफरेंट होता जा रहा है, स्ट्रक्चर अंदर वो सेम है, होमोलोगस आर्गन से। नेक्स्ट, के pelvic girdle firmly attached with the sacral region of the vertebral column। pelvic जो girdle है, कूल्हा जो है, वो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा होता है। हमारे साथ ऐसा है, रीढ़ की हड्डी आ रही है, कमर बनती है, फिर कमर के निचले मोहरे वो फिर जाकर आखिर में कूल्हे के साथ अटैच होते हैं। तो pelvic girdle मजबूती के साथ sacral region of vertebral column। जो कूल्हा है, अपने पढ़ा था, कूल्हे के अंदर अंदर पेल्विक वर्टिब्री है। पेल्विक, उसमें एक सैक्रम था, कॉक्सिक्स था। तो सैक्रम फर्स्ट 5 वर्टिब्री हैं पेल्विक रीजन वाले, याद करना। सैक्रम फर्स्ट 5 वर्टिब्री हैं पेल्विक रीजन वाले। तो सैक्रम वो मोरे हैं जो कि रीढ़ की हड्डी को कूल्हे के साथ आकर मिलाते हैं, मजबूती से मिलाते हैं। तभी ऊपर वाले धड़ का राब्ता आपके निचले धड़ के साथ होता है। ऊपर वाले धड़ का राब्ता निचले धड़ के साथ होता है, कूल्हे के जरिए टांगों के साथ राब्ता होता है। पेल्विक गिर्डल कंपोज आप पढ़ा था आपने, उसमें इलियम, इसकियम, प्यूबस 3 बोन्स होती हैं, और जो पेल्विस के साइडों पे डिप्रेशन होता है, एसिटेबुलम पढ़ा है आपने, वहां से आपकी लेग की पहली बोन फीमर निकलती है। फीमर उसमें घूमती है उस कैविटी के अंदर, एसिटेबुलम के अंदर। लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स आर फंडामेंटली सिमिलर।
तो इनके अज़ा को कहते हैं बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। एंड पेंटाडेक्टाइल, और इनके 5 डिजिट है, 5 फिंगर्स है। इन मैमल्स लेग्स आर आइज बीनीथ द बॉडी। जैसे कैट को देख लें आप, लाइन को देख लें, डॉग को देख लें, डंकी है, डियर है, उनकी टांगे जिस्म के नीचे से निकलती हैं। नीचे से निकलने की वजह से, सीधे खड़े होने की वजह से वो तेज दौड़ सकते हैं, जबकि एम्फीबियन और रेप्टाइल में उसके टांगे साइडों से निकलती है, तेज वो नहीं दौड़ सकते। मैमल तेज दौड़ सकते हैं, उनकी टांगे नीचे से निकलती हैं। फिर कहते हैं आर्किंग ऑफ स्पाइन होता है, इंक्रीजेस द स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड का मतलब है कदमों की लंबाई। जैसे चीता है, जब वो फुल स्विंग के ऊपर दौड़ रहा होता है, उसकी कमर इकट्ठी हो जाती है, चारों टांगे हवा के अंदर होती हैं, अगली टांगे पीछे को आ रही होती हैं और पिछली टांगे आगे को जा रही होती हैं। ये आर्किंग ऑफ स्पाइन है। स्पाइन किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को। आर्किंग, आर्क नुमा, इकट्ठा कर लेना, कि दौड़ते वक्त जो मैमल्स हैं वो अपनी कमर को दोहरा करते हैं ताकि वो लंबे लंबे कदम उठा सकें और शिकार को जाकर दबोचते हैं इस तरीके से। तो चीते के ऊपर गौर करना कि दौड़ते वक्त वो अपनी कमर इकट्ठी कर लेता है, ये आर्किंग ऑफ स्पाइन है। शिकारी कुत्ते ऐसे होते हैं, शिकारी कुत्ते लंबी टांगों वाले होते हैं, पतली कमर वाले होते हैं। जितनी कमर पतली होगी उतनी आसानी के साथ दोहरी हो जाएगी, और दौड़ते हुए तो लंबे कदम उठाते हैं। तो शिकारी कुत्ते थोड़े पतले, लंबी टांगों वाले, पतली कमर वाले होते हैं। आम अगर डॉग को आप देखें जो हमने पाले होते हैं वो तो मोटे मोटे होते हैं, उनकी टांगें छोटी हैं, उनकी कमर मोटी है, पेट उनका ज्यादा मोटा होता है। वो आर्किंग ऑफ स्पाइन करता है, भागते वक्त तो वो भी जोर लगा रहा होता है कि मैं कमर इकट्ठी कर लूं, लेकिन कमर उसकी उस तरीके से ज्यादा इकट्ठी नहीं होती। देन अब वो आगे बर्ड्स आ गए, फ्लाइट क्लास, उनमें क्या अडेप्टेशन है? विंग्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द फ्लाइट। हमने पहले भी कहा है कि विंग्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, बड़े खुले खुले होते हैं, चौड़े उनके विंग्स होते हैं, इसलिए आसानी के साथ उड़ सकते हैं। जो वल्चर्स है ना, वल्चर्स या बाज ईगल ऐसे हैं, जब वो अपने पंख पर फैलाते हैं तो फिर फैलाव पता है कितना होता है? उनका फैलाव कम से कम 3-3 मीटर तक भी हो सकता है। हाँ जी, इतने लंबे लंबे पर उनके फैल सकते हैं। द स्टर्नम हैज मॉडिफाइड टू द कील। हमने पहले भी कहा है कि उनमें जो चेस्ट बोन है कील में तब्दील हो चुकी है। कील क्या है? उसकी चेस्ट बोन। जैसे मुर्गी है, बर्ड्स है, उसकी चेस्ट बोन तकून शेप होती है। वेयर पेक्टोरल मसल्स अटैच, और कील के साथ जाकर पेक्टोरल मसल्स, कंधे वाले मसल, वो मजबूती के साथ अटैच होते हैं। लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल बिकॉज टेंडन ऑफ सुप्राकोराकाइड मसल्स, यानी कि वो इसलिए उड़ते हैं कि सुप्राकोराकाइड जो मसल्स हैं उसका टेंडन, यानी कि मसल का अगले वाला सिरा, passes through an opening foramen of triosum। कहने की बात यह है कि कंधे के अंदर ना, कंधे में एक सुराख सा बनता है, उस सुराख का नाम है फोरामन ऑफ ट्रायोसम, जहां से उसके विंग्स का जो मसल आ रहा है, सुप्राकोराकाइड मसल, वो सुराख में से गुजर कर जाकर कील के साथ अटैच होगा। इससे क्या मुराद है? देखो, हमारे जो मसल है बाजू के, वो बड़ी मुश्किल से यहीं पर अटैच होते हैं। उसके मसल, विंग वाले मसल यहां से होता हुआ जाकर इस कील के साथ, चेस्ट बोन के साथ अटैच होगा। तो वो मसल यहां से गुजरेगा, या कंधे के अंदर स्ट्राफ बनता है, उसका नाम है फोरामन ऑफ ट्रायोसम। वहां से इस मसल का टेंडन गुजर कर कील के साथ अटैच होगा, यहाँ अटैच होगा। तो कहना चाहता है कि उसके कंधे के अंदर, शोल्डर के अंदर एक सुराख है अंदर, उसका नाम क्या है? फोरामन ऑफ ट्रायोसम, जहां से सुप्राकोराकाइड मसल्स क्रॉस होगा। और फिर कहते हैं सुराख बनता कब है? यहाँ पर कंधे के अंदर, जहां पर 2 हड्डियां मिलती हैं। कौन सी हड्डियां? लिखता है यहाँ पर, स्कैपुला कोराकाइड और क्लेविकल बोन। स्कैपुला कोराकाइड और क्लेविकल वैसे क्या होती है? हंसली की हड्डी आ रही है हमारी, ये वाली क्लेविकल है। तो स्कैपुला क्या होता है? आपका पीछे वाला चप्पू है,
तो वो कहते हैं जब स्कैपुला कोराकाइड और क्लेविकल बोन मिलेगी तो यहाँ पर अंदर सुराख बनता है, इसका नाम है फोरामन ऑफ ट्रायोसम। वहां से मसल इस सुराख में से गुजर कर जाकर कील के साथ अटैच होगा, तब भी जाकर इसकी पावरफुल फ्लाइट बनती है। दोबारा देखो, टेंडन ऑफ सुप्राकोराकाइड मसल्स passes through an opening foramen of ट्रायोसम। ये सुराख कहाँ बनता है? बिटवीन द स्कैपुला कोराकाइड एंड क्लेविकल बोन। कंधे के अंदर स्कैपुला कोराकाइड और जो क्लेविकल बोन है, इनके मिलने से सुराख बनता है फोरामन ऑफ ट्रायोसम, जिसमें से सुप्राकोराकाइड मसल का टेंडन गुजर कर कील के साथ अटैच होगा, तभी ज्यादा आसानी के साथ उड़ सकते हैं, जल्दी थकावट का शिकार नहीं होते। बोन्स की तादाद कम हो गई है और बोन्स खोखली भी हैं, वजन हल्का हो गया, इसलिए आसानी के साथ उड़ सकते हैं। फिर कहते हैं आपसे लॉन्ग एंड नैरो विंग्स, लंबे पर हो और अगर पतले हो जाए, लाइक दोज ऑफ द गर्ल्स, जैसा कि बगले वगैरह होते हैं, सीगल्स आर आइडल फॉर द पैसिव फ्लाइट। जैसे कि वो काइट यानी कि चील है, या वल्चर वो गिद्ध है, या उसके अलावा ये गल्स आ रहे हैं, उसके लंबे पर होंगे, थोड़े से वो पतले होंगे, वो आसानी के साथ पैसिव फ्लाइट कर सकते हैं, ग्लाइडिंग कर सकते हैं। जबकि शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स, उसका उलट आ गया ना, वो लॉन्ग है, ये शॉर्ट हो जाएंगे, वो नैरो है, ये ब्रॉड है, यानी कि वो पतले हैं और ये चौड़े हो गए। तो ऐसे जो विंग्स होंगे वो एक्टिव फ्लाइट के लिए पॉसिबल होते हैं। जैसे कि वो कौवा है, चिड़िया है, पर छोटे हो गए और वो मोटे चौड़े हो गए।